2 अप्रैल 2018 की चर्चा हो रही थी। 2 अप्रैल 18 को किसने SC/ST एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खत्म सा कर दिया, तो कोई लड़ाई लड़ा? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए आप, एक सिंगल पार्टी बताइए आप, कोई एक सिंगल मीडिया बताइए आप। कोर्ट का तो रुख आप जानते ही हैं। लेकिन क्या हुआ? भारत तो बंद हो गया कि 90 के बाद से पार्लियामेंट में वो लोग ज्यादा आवाज उठाने लगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे और ये कहने लगे कैंपसेज में दमन हो रहा है। 90 की बात की बात है, ये मंडल कमीशन के बाद की बात है। क्यों? क्या ये कोइंसिडेंट है? नहीं, कोइंसिडेंट नहीं है। 2020 का ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। एक्चुअली दिस इज नॉट न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक्चुअली दिस इज नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी। ये लड़ाई उस आइडियोलॉजी की जो हर जगह अंगूठा खोज रहा है, उसके खिलाफ ही लड़ाई है। अंगूठा खोजना छोड़ना पड़ेगा। अब आप क्या कर रहे हैं? दाखिला मिल गया, हमारी ताकत की जब हम कैंपस के बाहर पढ़ सकते हैं, तो कैंपस में आपके तमाम अड़चनों, तमाम उत्पीड़न, तमाम सप्रेशन, यानी हॉस्टल से आप निकाल देंगे, वजीफा हमारा रोक देंगे। किसके वजीफे रुके हैं आज? आदिवासियों के, दलितों के और अल्पसंख्यकों के। आप देखिए क्या है ये अंगूठी है। रोहित वेमुला को क्यों आत्महत्या की? पहले आप हत्या करते थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हत्या अब हम नहीं करेंगे, इसलिए कि अब सोसाइटी थोड़ी बदल गई है। अब हम ऐसा करेंगे कि आप खुद ही आत्महत्या करें। स्कूलों का जो डेवलपमेंट है उसको आप स्टडी कर लीजिए कि कहाँ स्कूल खुले। हम रहते हैं दक्षिण टोले में, आपने खोला स्कूल उत्तर टोले से और उत्तर टोले में, यानी कि हमारे पास पैदल जाने का साधन भी नहीं। साथियों, सबसे पहली बात तो ये देखिए, सोसाइटी में मतलब 4 हिस्से में मैं अपनी बात को रखता हूँ। एक तो कि जो प्रैक्टिकल जो उत्पीड़न है, रिप्रेशन है, सप्रेशन है, उसको समझने के लिए। दूसरा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो सर्कुलर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो एक्ट है, उसको बहुत ब्रीफली मैं सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से रखूँगा। और तीसरा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका बिहेवियर। और चौथा हिस्सा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, क्या है। ये 4 हिस्से में अपनी बात रखूंगा। और सबसे पहले बात जो प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं एक नेकडोर की तरह इस्तेमाल करता हूँ आपके सामने, ये बात कि जैसे हम लोग ये मिथकों में पढ़ते हैं कि कैंपस के बाहर खड़ा होकर एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण कर लिया, कैंपस के बाहर। और आपने जब ये देखा कि ये इतनी क्षमतावान आदमी है, इतना क्षमतावान ये नस्ल है, जाति है, जो कि कैंपस के बाहर भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, तो आपने एक हथियार तैयार किया। और वो हथियार था अंगूठे का, अंगूठा काटने का हथियार। और ये अंगूठा केवल अंगूठा नहीं है, ये एक तरह से आइडियोलॉजिकल सिंबल है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि आइडियोलॉजिकल सिंबल है। और इसके बाद जब हम दाखिले पर पहुंचे, दाखिले के लिए जब पहुंचे, यानी कि आप सोचिए कि 1947 के बाद की बात, मैं वहां से आता हूं और यहां सीधे पहुंचता हूं। मेरे इलाके में 1947 के बाद एक स्कूल खुलने की बात हुई। दरिगांव नाम का एक जमींदारों का इलाका, पहाड़ कैमूर की तलहट्टी में स्कूल खोलने की बात हुई। स्कूल का सब कुछ हो गया, तो वहाँ को जो जमींदार था उसने वहाँ के एजुकेशन जो ऑफिसर्स गए सर्वे अध्ययन करने के लिए, उसको बुलाया और उसने कहा कि यदि तुम यहाँ स्कूल खोल दोगे तो हमारे खेतों में हरवाई कौन करेगा। और साथियों, स्कूल नहीं खुला, स्कूल नहीं खुला। पूरा स्कूलों का जो डेवलपमेंट है उसको आप स्टडी कर लीजिए कि कहाँ स्कूल खुले। हम रहते हैं दक्षिण टोले में, आपने खोला स्कूल उत्तर टोले से और उत्तर टोले में, यानी कि हमारे पास पैदल जाने का साधन भी नहीं। ये सब मैं नेकडोर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका काम है अंगूठा खोजना। वो जब दाखिला हो जाता है तो आप भाषा के नाम पर, आप
टेक्नोलॉजी के नाम पर आप हमारा अंगूठा काटते, भाषा के नाम पर एम्स में जितने डॉक्टरों ने आत्महत्या की है, अनिल नाम मुझे याद आ रहा क्योंकि हम नाम था अनिल मीणा। आप सोचिए कि लैंग्वेज के नाम पर लैंग्वेज को ये अंगूठे की तरह इस्तेमाल करते, उससे काटते हैं। आज का डिजिटल, कल का कंप्यूटर, और ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये बात में तत्काल फौरन रिएक्शन के लिए नहीं, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो इस पर गहराई से सोचिएगा कि इस देश में जो भी एजुकेशन पॉलिसी आई है, 3 बार एजुकेशन पॉलिसी आई, 1978 में, 1968 में, 1968, 1986 और अभी आई। आप इसके पीरियड्स को ध्यान में रखें। 1968 में क्यों आई? क्योंकि भारतीय समाज में पहली बार 1967 में गैर संविध सरकार बनी। ये कौन थी? ये सोसाइटी का अपराइजिंग था, वो सोसाइटी का जो सप्रेस था, संविध सरकार, संविध सरकार। तो ये जो भूख पैदा करती है, सोशल मूवमेंट भूख पैदा करते हैं इस देश में। अगर भूख, पढ़ने की भूख अगर कोई पैदा किया है तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया, या उनके और जैसे लोगों ने, फूले ने किया। विरोध किसने किया? तिलक ने किया। कहा कि अगर ये प्राथमिक स्कूल खोल दोगे तो इस देश का क्या होगा। तो ये पूरा संघर्ष कोई ये रेगुलेशन का नहीं है। और रेगुलेशन में क्या है, मैं आपको जल्दी से कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ये लड़ाई उस आइडियोलॉजी की जो हर जगह अंगूठा खोज रहा है, उसके खिलाफ ही लड़ाई है। अंगूठा खोजना छोड़ना पड़ेगा। अब आप क्या कर रहे हैं? दाखिला मिल गया, हमारी ताकत की जब हम कैंपस के बाहर पढ़ सकते हैं, तो कैंपस में आपके तमाम अड़चनों, तमाम उत्पीड़न, तमाम सप्रेशन, यानी हॉस्टल से आप निकाल देंगे, वजीफा हमारा रोक देंगे। किसके वजीफे रुके हैं आज? आदिवासियों के, दलितों के और अल्पसंख्यकों के। आप देखिए क्या है ये अंगूठी है। रोहित वेमुला को क्यों आत्महत्या की? पहले आप हत्या करते थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हत्या अब हम नहीं करेंगे, इसलिए कि अब सोसाइटी थोड़ी बदल गई है। अब हम ऐसा करेंगे कि आप खुद ही आत्महत्या कर लो, खुद ही आत्महत्या कर लो। ये आइडियोलॉजी अपने पूरा जो ढांचा होता है, तंत्र होता है, उसको वो डेवलप करती है साथी। और वो डेवलप करके वो कहीं से कटघरे में खड़ा नहीं होना चाहिए, आप पर वो ब्लेम करेगी बराबर। ये पढ़ते नहीं है, ये पढ़ते नहीं है, ये मेरिट वाले नहीं है। हम तो सब कुछ करना चाहते, देखिए इनको क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। तो ये सब ब्लेम भी करेंगे भाषा। और ये जो बात कि दाखिले के बाद अब नया क्या आ गया? एनएफएस। आप पढ़िए 2020 का ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। एक्चुअली दिस इज नॉट न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक्चुअली दिस इज नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी। एक्चुअली नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी 1968 के बाद से 1986 में, 1968 के नाम पे आप उसका उद्देश्य पढ़िए कि किस नाम पे आया ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी, क्यों आई। आप उसको जरा पढ़िए तो आपकी बात समझ में आए। 1986 में क्यों आया? 86 में कंप्यूटर के नाम पर आ गया। कंप्यूटर हमारे लोग टेक्नोलॉजी ला के खड़ा कर दिया। और अभी 2020 में इंटरनेट के नाम, उसका बेस है इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसलिए मैं कहता हूं ये आइडियोलॉजी की तरह ये इस्तेमाल होता है, और ये आइडियोलॉजी की तरह इस्तेमाल होगा। तो साथियों, मैं एक तो प्रोसेस पूरा ये करना चाहता हूं कि इसको आप लोग देखें, समझें और उसकी थोड़ी व्याख्या करें। दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है लेटेस्ट, एक तो कि सरकारी दस्तावेजों को हम पढ़ना शायद छोड़ चुके हैं। ये शायद सबसे बड़ी हमारे बीच में जो कल्चर की तरह डेवलप कर रहा है, संस्कृति की तरह डेवलप कर रहा है, ये बहुत खतरनाक है साथी। सरकारी दस्तावेजों को पढ़िए आप, उसमें बहुत कुछ है। अगर आप कहते हैं किसी को झूठा, तो आप पूरे दमखम से कहिए झूठा, और आप बताइए कि देखो ये झूठ है। आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ जो आंकड़े हैं उसको आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि देखिए एनरोलमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर की तरफ बढ़ेंगे
एक्सक्लूजन भी बढ़ रहा है और उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। अब ले दे के कौन कुछ लोग बच जाते हैं कुछ लोग वो होते हैं पायल, रोहित, ऐसे लोग ही बच जाते हैं। अब उनको तो वो तो बड़े चैलेंज है ना, जो वहां तक पहुंच गए, तमाम एक्सक्लूजन के बावजूद वहां पहुंच गए और पढ़ रहे हैं, तब आपके सामने वो चैलेंज है हमेशा कि इसको कैसे रोकें, इसका कौन सा अंगूठा है भैया, इसको हम खोजें, और वो खोज रहे हैं। लेकिन साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ कि देखिए, एकलव्य से हम जब मिथक की बात करते हैं तो आज तक की यात्रा हमने हासिल कर ली, दाखिले में भी पहुंच गए हैं, नौकरियों में भी पहुंच जाएंगे। 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा गया है कि देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, वंचितों, इन लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ गई हैं, डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों के लिए इनके भीतर क्षमता थोड़ी विकसित करनी होगी। आ गया इंडिकेशन, एनएफएस का इंडिकेशन वहीं से आ गया। क्यों इसी दौरान बढ़ा है? क्यों इसी दौरान एनएफएस की जो घटना, ये जो अब बातें हैं, वो क्यों बढ़ी है? नंबर 1। नंबर 2, मंडल कमीशन के बाद क्यों कैंपसेज में हमले और रिप्रेशन बढ़े हैं? मंडल कमीशन के बाद। ये बात मैं अपनी नहीं कर रहा हूं, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मिल जाएंगी कि 90 के बाद से पार्लियामेंट में वो लोग ज्यादा आवाज उठाने लगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे और ये कहने लगे कैंपसेज में दमन हो रहा है। 90 के बाद की बात है, ये मंडल कमीशन के बाद की बात है। क्यों? क्या ये कोइंसिडेंट है? नहीं, कोइंसिडेंट नहीं है, ये सब कनेक्टेड है साथियों। जैसे आपने कहा कि हम मंडल कमीशन दे रहे हैं, आपने एक दरवाजा खोल दिया, दूसरा आपने क्या किया? आपने कहा निजीकरण बढ़ा दो, आपने चाबी से बंद कर दिया। रिजर्वेशन के लिए इस समय जितनी यूनिवर्सिटीज खुली हैं देश में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो रिजर्वेशन के लिए है। किसके रिजर्वेशन के लिए है? किसके लिए रिजर्वेशन के लिए भाई साहब? वो क्या मेरिट के लिए है? नहीं, चूंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वहां हम पढ़ने पहुंच गए हैं आपके सामने। अब चूंकि खाट पे नहीं बैठने देते थे, कुर्सी पे नहीं बैठने देते थे, अब हम आपके सामने पढ़ने लगे हैं, तब आपने कहा कि यार ये जगह छोड़ दो, कोई अपनी लिए जगह बना लो। तो आपने बड़े बड़े, देखिएगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बना ली आपने, और आप देखिएगा किसी यूनिवर्सिटी के बाहर जाइएगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कारें, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, पता नहीं कि मेरे घर के सामने एक इंस्टीट्यूट चलता है भाई, उसमें करोड़ों की गाड़ियां लेके आते हैं, और सारा जो पब्लिक का सड़क है वो सब रोक लिया है पार्किंग के नाम पर। आप सोचिए, ये रिजर्वेशन का हमला इस तरह से कटेगी, आइए ब्लेम करेंगे ये रिजर्वेशन वालों ने सब। तो साथियों, एक तो ये बात, जो ये स्थिति बन रही है कि आप ये छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए अंगूठा खोजना, ये आइडियोलॉजी नहीं चलेगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए, इस पूरे एक्ट में मैं चूंकि पढ़ता हूं कागज कुछ, ये 3 थोड़ी सी बस जानकारी, कोई नई बात नहीं आई है 2026, कोई भी नई बात नहीं। मेरे पास देखिए 2019 का एक सर्कुलर है, मेरे पास एक 2023 का सर्कुलर है, और उसके एक एक पैरा में पढ़ता हूं। पहले मैं पढ़ता हूं आपको इसका जो 2026 का है, माफ करो यार थोड़ा सा, है ठीक है, 2026 का है, उसमें उद्देश्य क्या कहता है? 2026 का उद्देश्य कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं EWS, दिव्यांगजनों, अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। समय नहीं तो मैं आपको, बहुत दिलचस्प है, 10 मिनट की रीडिंग का ये टेक्स्ट है, सब लोग आप लोग पढ़ लीजिए इसको, तब आपको बात करने में थोड़ा मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा। इसको पढ़ लीजिए। ये सबसे लिबरल, इस भारतीय समाज में
1990 के बाद से यूजीसी के गाइडलाइंस और गाइडलाइंस के बाद रेगुलेशन 2009 के बाद दिए आ रहे हैं। गाइडलाइंस पहले आया जब बहुत शोर शराबा होने लगा, उसके बाद रेगुलेशन आया और रेगुलेशन में आप 2019 का देखिए आप क्या कह रहे हैं। 2019 में भी बैकवर्ड कास्ट आया है, ये नई बात नहीं है। 2019 में कह रहा है कंप्लेंट्स ऑफ एलिज्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेज, वीमेन, माइनॉरिटी और पर्सन विद द डिजेबिलिटी कैटेगरीज। ये 19 में भी आया, 23 में भी है। क्या 23 में आया है? 23 में देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा दिव्यांग श्रेणियों के छात्रों से कथित भेदभाव की शिकायत। ये बात कोई नई नहीं है। इसमें नई जो बात क्या है, नई बात ये है आपकी चेतना, आपकी चेतना नई बात है। और अब ये कह रहे हैं कि आप इतने ज्यादा चेतनशील हो गए हैं कि आप लिस्टिंग करना शुरू कर चुके हैं कि हमारा कितना किस किस तरह से तुम अंगूठा काटते हो, किस किस तरह से तुम अंगूठा काटते हो, उसकी लिस्टिंग हम कर सकते हैं। चेतना अब हमारी यहां पहुंच गई है और हम ये चाहते हैं कि तुम एक सेंटर बना दो। कुछ इसमें प्रावधान नहीं है सजा का, सिवाय यूजीसी को क्या सजा देने का प्रावधान, क्या है ताकत है उसकी? अब उसको पढ़िए आपकी उसकी ताकत क्षमता नहीं है। वो क्या करेगा? यूनिवर्सिटी को उसकी अपनी लिस्ट से हटा देगा, मैक्सिमम करेगा। और वो इस एक में एक ही है कि एक सेंटर बना दो भाई मेरे, एक सेंटर बना दो कि हम अपनी शिकायत कम से कम दर्ज करा दें कि तुम हमारे साथ किस किस तरह से भेदभाव करते हो, इंटरव्यू में करते हो, फेल करते हो, बैंकों में करते हो, किस किस तरह से तुम पूरे कैंपस में हमारे साथ व्यवहार करते हो, इसकी कम से कम एक लिस्टिंग कर सके। ये बस सेंटर बनाने की बात और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन आपको ये मंजूर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये लिस्टिंग हो गई तो फिर तो मामला कुछ वो नहीं चलेगा। उसके बाद आखिर दो बातें जो कहना चाहता हूं कि देखिए, हमेशा पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं और जो खास तौर से समाज के इस हिस्से की जो फेस बनती हैं, वो हमेशा से पूरी ये हम पूरे पिछले 70 सालों के इतिहास में कुछ समय को छोड़कर, कुछ अपवाद को छोड़कर, ये सारे लोग, जैसे 2 अप्रैल 2018 की चर्चा हो रही थी, 2 अप्रैल 18 को किसने SC/ST एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खत्म सा कर दिया, तो कोई लड़ाई लड़ा? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए आप, एक सिंगल पार्टी बताइए आप, कोई एक सिंगल मीडिया बताइए आप। कोर्ट का तो रुख आप जानते ही हैं। लेकिन क्या हुआ? भारत तो बंद हो गया, भारत बंद हो गया। आपने वहां पर इंटरनल एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी आपने क्रिएट करने की कोशिश की और कहा दलित हिंसा। आप सबने, आज का जितना मशहूर एंकर है, सब उस समय क्वाइन किया, क्योंकि मौका उन सबको मिल गया। ये बेसिकली जो है समाज के डोमिनेंस जो करते हैं लोग, उसके पक्ष वाले लोग हैं, उनको मौका मिला और उस समय और उन्होंने कह दिया कि दलित हिंसा किया। और बाद में जब जांच हुई तो मालूम हुआ कि दलितों ने शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद का आह्वान किया, लेकिन उसमें घुसपैठ हुई। जैसे अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में घुसपैठ हुई, जैसे अभी JNU में घुसपैठ हो रही है। ये क्या करते हैं? तो मैं ये साथियों ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से बिहेव कर रही हैं, जिस तरह का रिएक्शन दिया है, ये निंदनीय है। और हम और आप सब लोग मिलकर जब तक आंदोलन को ये डेवलप नहीं करेंगे, और केवल रेगुलेशन का आंदोलन नहीं है, ये उत्पीड़न की जो विचारधारा है, रिप्रेशन की, सप्रेशन की और ये भेदभाव करने की जो ये विचारधारा, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और ये आंदोलन चलेगा भी साथियों। ये किसी पार्टी के रुकने से नहीं रुकेगी, किसी कोर्ट के निर्देश से। कोई बैठ के कोर्ट में अगर निर्देश देके कह देगा, उससे रुकने वाली नहीं है, क्योंकि समाज में एक बड़ा हिस्सा आगे निकल चुका और वो आगे कमान संभालेगा। इसीलिए मैं पार्टियों को कह रहा हूं, जो पार्टी अभी तक भटक रही है इधर उधर, वो लाइन पर आ जाए, समाज के साथ चलने लगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। और दो डबल फेस नहीं चलेगा। नेता को भेज दीजिएगा, पार्टी के स्तर पे कोई फैसला नहीं कीजिएगा, नहीं, ये डबल फेस नहीं चलेगा। आपको फैसला पार्टीगत स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर फैसला करना पड़ेगा कि हम इसके
साथ हैं और ये रेगुलेशन से आगे बढ़कर ये एक्ट में तब्दील। चौथी बात, लास्ट बात कह देता हूँ मैं लास्ट में साथियों, जो थोड़ी सी संवेदनशील बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक चीज़ भूल गया बीच में कि जानते हैं 2006 के बाद का जो वो पूरा के बारे में R.K. राघवन जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि मेरा बहुत ही इंटरेस्ट का ये विषय रहा है, मैं घूमता रहा हूँ कैंपसेज में और प्रिय है मेरे लिए कैंपसेज, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस समय भारत के कैंपसेज का वातावरण जहरीला हो गया है, ये दमन जो है वो जहरीला हो गया। यानी 96 में जो बात 90 के बाद जो हो रही थी, 2006 में क्या हुआ था, क्योंकि दाखिले का एक संवैधानिक अधिकार उच्च शिक्षण संस्थानों में आ गया, तो उसमें क्यों जहरीला तब क्यों हो गया? 2006 के बाद पॉइजनस क्यों हो गया भाई? और वो सुखदेव थोराट ने तो बहुत ही साफ साफ कर दिया जब वो एम्स पहुंचे और बता दिया कि किस तरह का ये माहौल बन। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात मैं बीच में भूल गया था, मैं अब लास्ट की बात कर रहा हूँ कि देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है, एक को सत्ता का नशा होता है, जैसे जेएनयू की अभी वीसी है, वो सत्ते की नशे की प्रतिनिधि है। सत्ता जब नशीला पदार्थ, जो हमारे जनप्रतिनिधि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कुछ मुंह ही नहीं खोलेंगे, हम काउंट करेंगे कि ये सबसे ज्यादा संख्या है, लेकिन वो मुंह नहीं खोलेंगे पार्लियामेंट में, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता ने ये तय किया है कि भाई देखो, हम उसको प्रतिनिधि बनाएंगे जिसको हम पसंद करेंगे, और वो बनाता है प्रतिनिधि। वीसी को भी ये लगता है कि आपकी शिकायत आपका नशा है? तो ये बात जो नशे वाली जो बात है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये शिकायत हम नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा इंसान हो जाइए। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई मेरे। हमारी लड़ाई तो सदियों से हम झेल रहे हैं, हम झेल लेंगे अभी कुछ और तब तक झेल लेंगे जब तक कि हम इस समाज को नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं आ रहे। हम तो उसके बाद की स्थिति को लेकर ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, और मेरी चिंता बढ़ गई है, और ये बढ़ गई है कि जब हम नेतृत्व करने लगेंगे तो इस बोझ का क्या करेंगे जिसमें इंसानियत भी पैदा नहीं हो रही। हम तो उसको इंसान बनाना चाहते हैं। भाई अभी भी संभल जाओ, छोड़ 2000, 2000, 3000 साल। कैसा दिमाग है भाई तुम्हारा, किस धातु का बना हुआ है? हिलता भी नहीं है, थोड़ा सा भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम उसको इंसान बनाने की अभी भी ज़रूरत महसूस करते हैं कि भाई इंसानियत जगा लो अपने भीतर। अब कोई अधिकार नहीं है तो हम इंसान बनना चाहते हैं और कहते हैं इंसान की तरह ट्रीट करो। तो साथियों, ये लड़ाई चलेगी। मैं को धन्यवाद, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया करूँगा कि इस बोर्ड पे कुछ नहीं है साथी, यानी कि इस पे लिखने के लिए बहुत कुछ है आप लिखिए, इस पे लिखिए, शायद हम अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर पाएंगे। शुक्रिया।